आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। और आज तारीख है 8 जनवरी 2026। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या फिर सरकारी वेबसाइट्स, हमने सब कुछ बहुत गहराई से पढ़ा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनिए वो एनालिसिस जो आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है आपका डेली लर्निंग डोज, एकदम आसान जबान में, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए आज के विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि कैसे दुनिया भर में और हमारे देश में भी बड़ी बड़ी संस्थाएं एक बहुत बड़े बदलाव और कह सकते हैं दबाव के दौर से गुजर रही हैं। हाँ बिल्कुल। एक तरफ हम देख रहे हैं अमेरिका ने वैश्विक जलवायु की सबसे बड़ी संधि से ही हाथ खींच लिया है, और दूसरी तरफ भारत अपनी सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद मतलब जनगणना को पूरी तरह से बदलने जा रहा है। सही बात है। तो इन बड़ी घटनाओं के बीच हम ये भी देखेंगे कि इसका जमीन पर, हमारी नीतियों पर और हाँ, हमारी परीक्षाओं पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल, ये एक तरह से इंस्टीट्यूशनल पिवट का दौर है ना, जहां दशकों पुरानी व्यवस्थाएं या तो बदल रही हैं या टूट रही हैं। बिल्कुल सही कहा। और इसका हर पहलू, हर एक एंगल यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर पर आते हैं। वैश्विक राजनीति में मैं कहूंगी एक भूचाल सा आ गया है। हाँ, कह सकते हैं। अमेरिका ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए 66 यानी 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संधियों से हटने का फैसला किया है। 66, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और इसमें कौन-कौन से बड़े नाम शामिल हैं? और ये कोई मामूली संधियां या संगठन नहीं है। इस लिस्ट में जो सबसे प्रमुख नाम है वो है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हम सब यूएनएफसीसी के नाम से जानते हैं। यूएनएफसीसी मतलब ये तो जलवायु परिवर्तन पर सबसे फाउंडेशनल ट्रीटी है। एग्जैक्टली। इसके अलावा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी और भारत की अगुवाई वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए भी इसमें शामिल हैं। आईएसए भी, ये तो भारत के लिए एक बड़ा झटका है। अच्छा, व्हाइट हाउस ने इसका कारण क्या बताया है? व्हाइट हाउस का तर्क है कि ये संस्थाएं या तो रिडंडेंट हैं, मतलब गैर जरूरी हैं, वेस्टफुल हैं, मतलब फिजूल खर्ची करती हैं, या फिर अमेरिकी हितों के खिलाफ काम कर रही हैं। सुनने में ये बहुत बड़ा कदम लगता है, लेकिन मुझे याद है कुछ साल पहले अमेरिका पेरिस एग्रीमेंट से भी हटा था, पर फिर वापस आ गया था। तो क्या ये सिर्फ एक और राजनीतिक स्टंट है या इस बार मामला वाकई गंभीर है? यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, पेरिस एग्रीमेंट से हटना और यूएनएफसीसी से हटना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, कैसे? यूएनएफसीसी जो 1992 के रियो अर्थ समिट में अपनाया गया था, वो जलवायु परिवर्तन पर पेरेंट ट्रीटी है, मतलब वो मूल संधि है। ओके, मतलब ये फाउंडेशनल ट्रीटी है। हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट जैसे जितने भी बड़े समझौते हुए हैं, वो सब इसी मूल संधि की छत्रछाया में हुए हैं। तो पेरिस एग्रीमेंट से निकलना मतलब घर के कमरे का दरवाजा बंद करना, और यूएनएफसीसी से निकलना मतलब पूरे घर को ही छोड़ देना। ये अभूतपूर्व है, अनप्रेसिडेंटेड। बाप रे, मतलब ये कि अमेरिका सिर्फ पेरिस समझौते के लक्ष्यों से पीछे नहीं हट रहा, बल्कि उस पूरी कानूनी और संस्थागत व्यवस्था को ही नकार रहा है जो पिछले 30 सालों में जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए बनी है। बिल्कुल सही। और इसका एक बहुत गहरा घरेलू कानूनी पहलू भी है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। घरेलू कानूनी पहलू वो क्या है? देखिए, अमेरिका में साल 2009 की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी ईपीए की एक बहुत प्रसिद्ध एंडेंजरमेंट फाइंडिंग है। एंडेंजरमेंट फाइंडिंग? हाँ, इस फाइंडिंग में ईपीए ने वैज्ञानिक आधार पर यह स्थापित किया था कि ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पब्लिक हेल्थ और वेलफेयर के लिए एक बड़ा खतरा है। अच्छा। अमेरिका के अंदर जितने भी क्लाइमेट रेगुलेशंस बनते हैं, जैसे गाड़ियों के एमिशन स्टैंडर्ड्स या पावर प्लांट्स के नियम, उन सब का कानूनी आधार यही फाइंडिंग है। समझी। तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों से हटने का अमेरिका की घरेलू नीतियों पर क्या असर पड़ेगा? सीधा असर पड़ेगा। जब अमेरिका यूएनएफसीसी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधि से हटता है, तो वो दुनिया को यह संदेश देता है कि वो जलवायु परिवर्तन को एक गंभीर संकट नहीं मानता। ऐसे में भविष्य में कोई भी अमेरिकी सरकार इस एंडेंजरमेंट फाइंडिंग को भी चुनौती दे सकती है, और अगर वो फाइंडिंग रद्द हो जाती है तो अमेरिका के डोमेस्टिक क्लाइमेट रेगुलेशंस का पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। ओह, तो ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि एक गहरा घरेलू नीतिगत संकट भी है। बिल्कुल। ये तो वाकई बहुत गंभीर बात है। चलिए इस मुद्दे से जुड़े कुछ की कॉन्सेप्ट्स को और गहराई से समझते हैं, ताकि हमारे लिसनर्स की पकड़ मजबूत हो जाए।
सबसे पहले बात करते हैं मल्टीलैटरलिज्म यानी बहुपक्षवाद की, जिस पर ये कदम एक सीधा हमला है। जरूर। मल्टीलैटरलिज्म का सीधा सा मतलब है जब 3 या उससे ज्यादा देश मिलकर किसी साझा समस्या को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या संधियों के माध्यम से काम करते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की पूरी वैश्विक व्यवस्था, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर यूएनएफसीसी हो, इसी सिद्धांत पर बनी है। और अमेरिका का ये कदम यूनिलैटरलिज्म यानी एक पक्षवाद की तरफ एक बहुत बड़ा झुकाव है, जहां एक देश ये मानता है कि वो अकेले ही अपने हितों के लिए फैसले लेगा, भले ही उसका असर पूरी दुनिया पर क्यों ना पड़े। और एक और सिद्धांत है जो जलवायु वार्ताओं में हमेशा हमेशा चर्चा में रहता है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी सीबीडीआर। अमेरिका के हटने से इस पर क्या असर होगा? सीबीडीआर का सिद्धांत तो यूएनएफसीसी की आत्मा है। यह सिद्धांत दो बातें कहता है। पहली, कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जलवायु परिवर्तन से लड़ने की जिम्मेदारी हम सभी देशों की है। कॉमन, सबकी जिम्मेदारी। और दूसरी, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये जिम्मेदारी अलग अलग होगी। विकसित देशों की जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि उन्होंने औद्योगिक क्रांति के समय से लेकर अब तक ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया है। और उनके पास इससे निपटने के लिए तकनीक और पैसा भी ज्यादा है। एग्जैक्टली। लेकिन अक्सर पश्चिमी देश तर्क देते हैं कि ये सिद्धांत आज के समय में चीन और भारत जैसे देशों को अनुचित लाभ देता है, जो अब बड़े उत्सर्जक हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है। विकसित देशों का तर्क है कि 1992 की दुनिया और आज की दुनिया में बहुत फर्क है और अब चीन दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। लेकिन विकासशील देश भारत के नेतृत्व में ये तर्क देते हैं कि हमें पर कैपिटा एमिशंस यानी प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और हिस्टोरिकल एमिशंस मतलब ऐतिहासिक उत्सर्जन को देखना चाहिए। अमेरिका का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन आज भी भारत से कई गुना ज्यादा है। सही बात है। तो अमेरिका का यूएनएफसीसी से हटना इस पूरी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को सिरे से नकारना है। इसका वित्तीय प्रभाव क्या होगा? ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF जैसे संस्थानों का अब क्या होगा? बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ग्रीन क्लाइमेट फंड को पेरिस एग्रीमेंट के तहत बनाया गया था ताकि विकसित देश विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए वित्तीय मदद दे सकें। लक्ष्य तो $100 बिलियन प्रति वर्ष का था, है ना? हाँ, लक्ष्य था 2020 तक $100 बिलियन प्रति वर्ष जुटाना, जो वैसे भी कभी पूरा नहीं हुआ। अमेरिका इस फंड के सबसे बड़े दानदाताओं में से एक था। और अब उसके हटने से इस फंड में पैसे की भारी कमी आ जाएगी, जिसका सीधा असर बांग्लादेश जैसे छोटे द्वीपीय देशों या अफ्रीका के गरीब देशों में चल रहे एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स पर पड़ेगा। उनकी फंडिंग रुक जाएगी। ये तो बहुत ही चिंताजनक है। अब प्रीलिम्स के नजरिए से कुछ तकनीकी बातों पर ध्यान देते हैं। यूएनएफसीसी से हटने की प्रक्रिया क्या है? क्या इसके लिए कोई नियम है? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी ऐसे सवाल पूछ सकता है। यूएनएफसीसी का आर्टिकल 25 विड्रॉल प्रोसेस को बताता है। आर्टिकल 25। इसके अनुसार कोई भी देश संधि का सदस्य बनने के 3 साल बाद ही हटने का नोटिस दे सकता है और नोटिस देने के ठीक 1 साल बाद उसका हटना प्रभावी माना जाएगा। और इसका पेरिस एग्रीमेंट से क्या संबंध है? क्या वो अलग है? ये एक और महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदु है। पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 28 कहता है कि अगर कोई देश यूएनएफसीसी से हटता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो पेरिस एग्रीमेंट से भी हट गया है। अच्छा, तो मतलब एक से हटने पर दूसरे से अपने आप हट जाएंगे? जी, मतलब पेरेंट ट्रीटी से निकलते ही आप सब्सिडियरी एग्रीमेंट से भी अपने आप बाहर हो जाते हैं। इसलिए प्रीलिम्स के लिए ये दोनों आर्टिकल्स, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 28 बहुत जरूरी हैं। ठीक है, अब इसका मेंस के लिहाज से विश्लेषण करते हैं। इसके भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल प्रभाव क्या होंगे? जियोपॉलिटिकली ये एक लीडरशिप वैक्यूम पैदा करता है, एक खालीपन। अमेरिका ने वैश्विक जलवायु नेतृत्व की कुर्सी जो है वो खाली कर दी है। और इस खाली जगह को भरने के लिए चीन और यूरोपियन यूनियन के बीच एक होड़ लगेगी। चीन खुद को ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के मसीहा के तौर पर पेश करने की कोशिश करेगा, भले उसकी अपनी घरेलू नीतियां कुछ भी हों। और भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? हमारी तो अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही है। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक दुविधा है। एक तरफ अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी का एक बड़ा स्तंभ क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट कोऑपरेशन था, जैसे कि ICET
इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में उस पर असर पड़ेगा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी तो अमेरिका एक की पार्टनर था। बिल्कुल। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA में अपना एक प्रमुख भागीदार खो दिया है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वो क्या? दूसरी तरफ ये भारत के लिए अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता के सिद्धांत को और मजबूत करने का एक अवसर भी है। ये एक अवसर कैसे हो सकता है, जरा समझाइए। देखिए, अब भारत पर पश्चिमी देशों का दबाव कुछ हद तक कम होगा और वो ग्लोबल साउथ की आवाज को और ज्यादा मजबूती से उठा सकेगा। अच्छा। भारत अब नॉर्थ साउथ एड मॉडल, मतलब उत्तर के अमीर देशों से दक्षिण के गरीब देशों को मिलने वाली मदद, इसकी जगह साउथ साउथ कोऑपरेशन यानी विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकता है। एक विचार ये भी आ रहा है कि EU, चीन और भारत को मिलकर एक क्लाइमेट ट्रॉयका बनाना चाहिए। हाँ, ये सुझाव भी दिया जा रहा है ताकि नेतृत्व बना रहे। लेकिन ये क्लाइमेट ट्रॉयका वाला विचार सुनने में जितना अच्छा लगता है, क्या ये व्यावहारिक है? मतलब EU अपने CBAM जैसे व्यापारिक नियमों से भारत और चीन पर दबाव बना रहा है और चीन के साथ हमारे अपने सीमा विवाद और रणनीतिक तनाव है। क्या ये गठबंधन सिर्फ कागज पर ही मजबूत नहीं दिखेगा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही इस वे फॉरवर्ड की सबसे बड़ी चुनौती है। EU का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM असल में एक संरक्षणवादी नीति है जो भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम निर्यात को बुरी तरह प्रभावित करेगी। और चीन के साथ तो विश्वास की कमी है ही। बिल्कुल, चीन के साथ विश्वास की कमी एक बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए ये ट्रॉयका एक औपचारिक गठबंधन के बजाय एक इशू बेस्ड कोलिशन हो सकता है। मतलब कुछ चुनिंदा मुद्दों पर साथ आना। हाँ, जहां तीनों पक्ष कुछ चुनिंदा मुद्दों पर मिलकर काम करें लेकिन अपने मतभेदों को भी बनाए रखें। भारत को इसमें बहुत सधा हुआ कूटनीतिक संतुलन साधना होगा। अब बात करते हैं वैज्ञानिक आयाम की। IPCC की रिपोर्ट्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन ये बहुत गंभीर है। IPCC, जैसा हम जानते हैं, खुद कोई रिसर्च नहीं करता। हाँ, वो तो दुनिया भर के रिसर्च को संकलित करता है। बिल्कुल, वो दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिकों के रिसर्च को संकलित करके आकलन रिपोर्ट बनाता है। इसमें अमेरिकी वैज्ञानिकों और नासा और नोआ जैसी संस्थाओं का डेटा और विशेषज्ञता का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब अमेरिका के हटने से IPCC को फंडिंग और डेटा एक्सेस दोनों में कमी आ सकती है। इससे भविष्य की आकलन रिपोर्ट्स की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुआयामी संकट है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। और इस वैश्विक अनिश्चितता के बीच अब हम भारत की एक बहुत बड़ी घरेलू खबर की तरफ बढ़ते हैं जो डेटा और नीति निर्माण से जुड़ी है। बिल्कुल। अब हम अंतर्राष्ट्रीय पटल से हटकर देश की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खबर पर आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेंसस 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। सिर्फ एक और जनगणना नहीं है, कहा जा रहा है कि ये कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाली है। एक तो ये पूरी तरह से डिजिटल होगी, लेकिन इससे भी बड़ी बात है जातीय जनगणना को शामिल करना। तो क्या ये बेहतर शासन की ओर एक कदम है या एक राजनीतिक पेंडोरास बॉक्स खोलना है? ये इस दशक का शायद सबसे बड़ा सामाजिक राजनीतिक सवाल है। सबसे पहले इसके फीचर्स को समझते हैं। जी। ये भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल सेंसस होगा। डिजिटल सेंसस? हाँ, नागरिकों को एक मोबाइल पोर्टल के जरिए खुद अपनी जानकारी भरने की सुविधा मिलेगी, जिसे सेल्फ एन्यूमरेशन कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा आपने कहा, आजादी के बाद पहली बार इसमें शेड्यूल्ड कास्ट्स SCs और शेड्यूल्ड ट्राइब्स STs के अलावा अन्य जातियों की भी गिनती होगी। जी। सुनने में डिजिटल सेंसस और सेल्फ एन्यूमरेशन बहुत आधुनिक लगते हैं, लेकिन भारत जैसे देश में जहां आज भी एक बड़ी आबादी के पास स्मार्टफोन नहीं है या डिजिटल साक्षरता की कमी है, ये कितना व्यावहारिक होगा? क्या इससे डेटा में एक नया डिजिटल डिवाइड पैदा नहीं होगा? ये एक बहुत ही जायज चिंता है। सरकार का कहना है कि सेल्फ एन्यूमरेशन एक स्वैच्छिक सुविधा है, वॉलंटरी है। मतलब कंपल्सरी नहीं है? नहीं। जो लोग खुद जानकारी नहीं भर सकते, उनके घर पर पहले की तरह ही एन्यूमरेटर यानी जनगणना कर्मी आएंगे और अपने डिवाइस पर जानकारी दर्ज करेंगे। लेकिन चुनौती तो फिर भी रहेगी। चुनौती यह है कि उन 30 लाख जनगणना कर्मियों को डिजिटल टूल्स इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देना एक बहुत बड़ा काम है। और ये सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक की वजह से कोई भी नागरिक गिनती से छूट न जाए। चलिए इसके कानूनी और ऐतिहासिक संदर्भ को समझते हैं।
जनगणना किस कानून के तहत होती है? जनगणना सेंसस एक्ट 1948 के तहत होती है। लेकिन इस कानून में एक दिलचस्प बात है। वो क्या? ये एक्ट सरकार को जनगणना कराने की शक्तियां तो देता है, लेकिन उसे हर 10 साल में जनगणना कराने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं करता। हाँ, यही वजह है कि सरकार कोविड-19 महामारी का हवाला देकर 2021 की जनगणना को टाल सकी। इस स्थगन के कारण 1881 से चली आ रही हर दशक में जनगणना की अटूट परंपरा पहली बार टूटी। और जातीय आंकड़ों का क्या इतिहास रहा है? आजादी से पहले ब्रिटिश भारत में जातियों की गिनती होती थी। आखिरी बार सभी जातियों की विस्तृत गिनती 1931 में हुई थी। और आजादी के बाद? आजादी के बाद हमारे नीति निर्माताओं ने यह फैसला किया कि जातीय पहचान को मजबूत करने के बजाय हमें इसे खत्म करने की दिशा में काम करना चाहिए। इसलिए सिर्फ एससीज और एसटीज की गिनती जारी रखी गई, क्योंकि उनके लिए संवैधानिक रूप से आरक्षण का प्रावधान था। अब इस जनगणना की प्रक्रिया को थोड़ा और समझते हैं। इसमें हाउस लिस्टिंग और पॉपुलेशन एन्यूमरेशन जैसे चरण होते हैं, इनमें क्या फर्क है? जनगणना 2 चरणों में होती है। पहला चरण होता है हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस। इस चरण में जनगणना कर्मी देश की हर इमारत, चाहे वो घर हो, दुकान हो या स्कूल हो, सबको एक नंबर देते हैं। और जानकारी क्या इकट्ठा करते हैं? जानकारी इकट्ठा करते हैं उस घर की स्थिति के बारे में, जैसे घर की दीवारें और छत किस चीज की बनी है, घर में पीने का पानी, शौचालय, बिजली, एलपीजी कनेक्शन है या नहीं। ये कब होगा? इस बार फेज 1 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें 34 सवाल होंगे, जिसमें पहली बार डिजिटल डिवाइस और इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी सवाल शामिल हैं। और दूसरा चरण? दूसरा चरण, जो मुख्य चरण है, उसे पॉपुलेशन एन्यूमरेशन कहते हैं। यह फरवरी 2027 में होगा। इसमें हर व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी, जैसे उम्र, लिंग, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय और अब जाति भी इकट्ठा की जाएगी। अच्छा, और बर्फीले इलाकों के लिए कुछ अलग व्यवस्था है? हाँ, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जो बर्फीले इलाके हैं, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्से, वहां दोनों चरणों की गिनती सितंबर 2026 में ही पूरी कर ली जाएगी। इस बार एक नए कॉन्सेप्ट सेंसस एज अ सर्विस यानी CAS की भी बात हो रही है। ये क्या है? ये इस डिजिटल जनगणना का सबसे क्रांतिकारी पहलू हो सकता है। अभी तक जनगणना का डेटा सालों बाद किताबों की शक्ल में आता था, जो स्टैटिक होता था। CAOS के तहत जनगणना के आंकड़ों को एक डायनामिक, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में सीधे मंत्रालयों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका मतलब है कि अगर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को कुपोषण पर कोई योजना बनानी है, तो उसे रियल टाइम में डेटा मिल सकता है कि किन जिलों के किन घरों में बच्चों की संख्या ज्यादा है या किन इलाकों में स्वच्छ पानी की कमी है। ये रिएक्टिव गवर्नेंस को प्रोएक्टिव बना सकता है। वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। अब सबसे बड़े और विवादास्पद सवाल पर आते हैं, जातीय जनगणना। इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं? ये एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा है। जो इसके पक्ष में है, उनका सबसे बड़ा तर्क है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग। मतलब आंकड़ों पर आधारित नीतियां? हाँ, वे कहते हैं कि हम आज भी अदर बैकवर्ड क्लासेस OBCs की आबादी का अनुमान 1931 के डेटा और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 52% लगाते हैं। एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य अनुमानों पर नहीं, बल्कि ठोस आंकड़ों पर चलना चाहिए। और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के लिहाज से इसका क्या महत्व है? पक्ष में दूसरा बड़ा तर्क सामाजिक न्याय से जुड़ा है। कई सालों से यह मांग उठ रही है कि OBC आरक्षण का लाभ कुछ ही प्रभावशाली जातियों को मिल रहा है। हाँ, जस्टिस रोहिणी आयोग भी तो इसी पर काम कर रहा था। बिल्कुल, जस्टिस रोहिणी आयोग ने OBC के सब कैटेगराइजेशन यानी उपवर्गीकरण का सुझाव दिया था, ताकि आरक्षण का लाभ अति पिछड़ी जातियों तक पहुंच सके। लेकिन आयोग के सामने सबसे बड़ी समस्या आंकड़ों की कमी थी। ये जनगणना उस कमी को दूर कर सकती है। और इसका कोई न्यायिक पहलू भी है? हाँ, तीसरा तर्क न्यायिक जरूरत से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी जजमेंट में आरक्षण पर 50% की सीमा लगाई थी, लेकिन यह भी कहा था कि असाधारण परिस्थितियों में इसे पार करने के लिए राज्यों को क्वांटिफाइबल डेटा यानी ठोस अनुभवजन्य डेटा दिखाना होगा। तो ये डेटा राज्यों के लिए कानूनी आधार बन सकता है? जी, कई राज्य जो आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये डेटा एक कानूनी आधार बन सकता है। ये तो हुए पक्ष में तर्क,
लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनकी क्या चिंताएं हैं? आलोचकों की सबसे बड़ी चिंता सोशल फिशर्स यानी सामाजिक दरारों के और गहरा होने की है। उनका मानना है कि जब हर व्यक्ति से आधिकारिक तौर पर उसकी जाति पूछी जाएगी तो इससे जातीय पहचान और मजबूत होगी, जिसे हम खत्म करना चाहते थे। ये पहचान की राजनीति को और हवा दे सकता है। बिल्कुल। और प्रशासनिक तौर पर भी तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। हाँ, वो कैसे? ये दूसरी बड़ी चिंता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी। भारत में हजारों जातियां और उपजातियां हैं। कई जातियों के नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। इन लाखों नामों को सही ढंग से दर्ज करना, क्लासिफाई करना और उनका विश्लेषण करना एक बहुत ही जटिल काम है। 2011 में भी तो एक SECC हुआ था। हाँ, 2011 में एक सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस SECC हुआ था, लेकिन उसके जाति आंकड़ों की जटिलताओं के कारण उसे कभी आधिकारिक तौर पर जारी ही नहीं किया गया। और इसका राजनीतिक प्रभाव क्या हो सकता है? यहीं पर तीसरी और सबसे बड़ी चिंता जुड़ी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन। जैसे ही आंकड़े सामने आएंगे, ये लगभग तय है कि ओबीसी आबादी का आंकड़ा मंडल कमीशन के 52% के अनुमान से कई ज्यादा निकलेगा। और फिर इसके बाद आरक्षण की 50% की सीमा को तोड़ने की मांग बहुत जोर शोर से उठेगी। इससे समाज में एक बड़ा राजनीतिक ध्रुवीकरण और अशांति पैदा हो सकती है। और इस पूरे बहस का एक और बहुत ही संवेदनशील पहलू है, डीलिमिटेशन, यानी लोकसभा सीटों का परिसीमन। इस जनगणना का उससे क्या सीधा संबंध है? ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें भारत के संघीय ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर, को हिला देने की क्षमता है। बाप रे! संविधान के अनुसार 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जा सकता है। इसका मतलब 2027 की यह जनगणना ही वो आधार बनेगी। बिल्कुल। परिसीमन का मतलब है एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत के आधार पर लोकसभा सीटों का राज्यों के बीच पुनः आवंटन। लेकिन इससे समस्या क्या है? ये तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। समस्या ये है कि पिछले कुछ दशकों में दक्षिण भारत के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बहुत अच्छा काम किया है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। अच्छा। अगर हम सिर्फ जनसंख्या को आधार बनाते हैं तो परिसीमन के बाद लोकसभा में राजनीतिक शक्ति का पलड़ा उत्तर भारत की ओर बहुत ज्यादा झुक जाएगा और दक्षिण के राज्यों की सीटें या तो उतनी ही रहेंगी या उनका महत्व कम हो जाएगा। तो मतलब दक्षिण के राज्य जिन्होंने राष्ट्रीय नीति का पालन किया, उन्हें एक तरह से सजा मिलेगी। ठीक यही उनका तर्क है। इससे एक बहुत बड़ा संघीय तनाव, फेडरल टेंशन पैदा हो सकता है। दक्षिण के राज्य ये मांग कर सकते हैं कि परिसीमन को और टाला जाए या फिर जनसंख्या के अलावा दूसरे कारकों जैसे अर्थव्यवस्था में योगदान को भी महत्व दिया जाए। तो ये जनगणना उन राजनीतिक बहसों को फिर से जिंदा कर देगी? बिल्कुल। तो इस पूरी प्रक्रिया के लिए आगे की राह क्या होनी चाहिए? किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है? 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। पहला, डेटा प्राइवेसी। जब आप हर नागरिक का इतना संवेदनशील डेटा डिजिटल रूप में इकट्ठा कर रहे हैं तो उसकी सुरक्षा सर्वोपरि है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का सख्ती से पालन करना होगा। दूसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग। जैसा हमने पहले भी बात की, 30 लाख कर्मचारियों की ट्रेनिंग। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, पब्लिक ट्रस्ट। सरकार को लोगों में ये विश्वास जगाना होगा कि इस डेटा का इस्तेमाल सिर्फ कल्याणकारी योजनाओं के लिए होगा, ना कि किसी नागरिकता रजिस्टर, NRC या NPR जैसी विवादास्पद कवायद के लिए। ये जनगणना का मुद्दा दिखाता है कि डेटा और संस्थागत ईमानदारी शासन के लिए कितनी जरूरी है। लेकिन क्या होता है जब वो ईमानदारी संस्था के भीतर से ही खत्म होने लगे? ये हमें उत्तर प्रदेश की एक चिंताजनक खबर की ओर ले जाता है। जी, ये एक बहुत ही निराशाजनक घटना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है। और ये सिर्फ एक और पेपर लीक का मामला नहीं है। स्पेशल टास्क फोर्स STF की जांच में जो सामने आया है वो संस्थागत भ्रष्टाचार की जड़ों को दिखाता है। क्या पता चला है जांच में? जांच में पता चला है कि इस लीग में कोई बाहरी गिरोह नहीं, बल्कि यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन UPSESC, मतलब जो संस्था परीक्षा कराने के लिए जिम्मेदार है, हाँ, उसी के चेयरमैन का गोपनीय सहायक, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट शामिल था। ये एक क्लासिक इनसाइडर जॉब है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। बिल्कुल। ये पूरी व्यवस्था पर ही एक सवालिया निशान लगा देता है। UPSC के लिहाज से देखें तो ये GS पेपर 2 गवर्नेंस में पारदर्शिता और जवाबदेही और GS पेपर 4 एथिक्स में प्रोबिटी इन गवर्नेंस यानी शासन में सत्यनिष्ठा के लिए एक सटीक केस स्टडी है। बिल्कुल। ये घटना भर्ती प्रक्रिया में एक सिस्टमैटिक फेलियर को उजागर करती है।
इसका नैतिक आयाम, एथिकल डायमेंशन बहुत गहरा है। हाँ, क्योंकि जब लाखों युवा सालों साल मेहनत करके परीक्षा देते हैं और उन्हें पता चलता है कि व्यवस्था के अंदर बैठे लोग ही उसे बेच रहे हैं, तो उनका पूरी प्रणाली से विश्वास उठ जाता है। सही कहा। हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो युवाओं के इस गुस्से और निराशा के कारण डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल सकता है। क्या इसे रोकने के लिए हमारे पास कानून नहीं है? केंद्र ने हाल ही में एक कानून भी बनाया था। हाँ, केंद्र ने पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 पास किया है, जिसमें बहुत कड़े प्रावधान हैं। लेकिन शिक्षा और भर्ती राज्य का विषय है और राज्यों में इसका क्रियान्वयन अभी भी बहुत कमजोर है। और इसका असर तो सीधा शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता होगा। बिल्कुल। भर्ती प्रक्रिया सालों तक लटक जाती है। उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों के पद खाली रहते हैं और इसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है। चलिए अब अर्थव्यवस्था की दुनिया का रुख करते हैं। हम देख रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाएं दबाव में हैं। ऐसा ही एक दबाव भारत और यूरोपीय संघ के व्यापारिक रिश्तों पर भी है। जी हाँ, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ब्रुसेल्स में है और उनके इस दौरे को इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA के लिए एक निर्णायक प्रयास बताया जा रहा है। ये बातचीत तो काफी समय से चल रही है ना? हाँ। जी हाँ, ये बातचीत जून 2022 से चल रही है और अब इसे अंतिम रूप देने की कोशिश हो रही है। इस महीने के अंत में होने वाले इंडिया EU समिट से पहले सभी आउटस्टैंडिंग इश्यूज यानी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बातचीत में कुछ तकनीकी शब्द बार बार आ रहे हैं, जैसे CBAM और रूल्स ऑफ ओरिजिन। इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। ये CBAM क्या बला है? CBM का पूरा नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये EU की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और कह सकते हैं विवादास्पद नीति है। इसके तहत EU अपने यहाँ आयात होने वाले कुछ कार्बन इंटेंसिव उत्पादों जैसे स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम और बिजली पर एक तरह का कार्बन टैक्स लगाएगा। लेकिन EU ऐसा क्यों कर रहा है? इसका घोषित उद्देश्य क्या है? EU का कहना है कि इसका मकसद कार्बन लीकेज को रोकना है। कार्बन लीकेज? हाँ, कार्बन लीकेज का मतलब है कि EU की कंपनियां जो वहां के सख्त पर्यावरण नियमों के कारण ज्यादा लागत पर उत्पादन करती हैं, वो अपना उत्पादन भारत या चीन जैसे देशों में शिफ्ट ना कर दें जहां नियम उतने सख्त नहीं हैं। अच्छा। EU चाहता है कि जो उत्पाद बाहर से आ रहा है वो भी उन्हीं पर्यावरणीय मानकों का पालन करें, लेकिन भारत और दूसरे विकासशील देश इसे पर्यावरण की आड़ में एक संरक्षणवादी प्रोटेक्शनिस्ट उपाय मानते हैं जो उनके निर्यात को महंगा बना देगा। और रूल्स ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब है? किसी भी FTA में रूल्स ऑफ ओरिजिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये नियम तय करते हैं कि किसी उत्पाद को मेड इन इंडिया या मेड इन EU कब माना जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई तीसरा देश, मान लीजिए चीन, FTA का गलत फायदा उठाकर अपना सस्ता सामान भारत के रास्ते EU में या EU के रास्ते भारत में ना भेज दे। इसके लिए ये तय किया जाता है कि उत्पाद में कम से कम कितना वैल्यू एडिशन सिग्नेटरी देश में होना चाहिए। ठीक है, अब इस बातचीत के बड़े रणनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर आते हैं। इसमें दोनों पक्षों के लिए दांव पर क्या लगा है? इसका रणनीतिक संदर्भ चीन से जुड़ा है। भारत और EU दोनों ही अपनी अर्थव्यवस्थाओं को चीन पर अपनी निर्भरता से दी रिस्क करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी सप्लाई चेन्स ज्यादा विविध और सुरक्षित हों। यह FTA उस दिशा में एक बड़ा कदम होगा। और बातचीत के मुख्य मुद्दे क्या हैं? मतलब भारत क्या चाहता है और EU क्या चाहता है? भारत के ऑफेंसिव इंटरेस्ट्स यानी वो चीजें जो भारत चाहता है मुख्य रूप से लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स से जुड़ी हैं, जैसे टेक्सटाइल, लेदर। हाँ, भारत चाहता है कि उसके टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे उत्पादों को EU के बाजार में जीरो ड्यूटी एक्सेस यानी शून्य शुल्क पर प्रवेश मिले। अभी क्या स्थिति है? अभी बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को EU में GSP+ स्कीम के तहत ये सुविधा मिलती है, जिससे भारतीय निर्यातक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। और बदले में EU की क्या मांगे हैं? EU के ऑफेंसिव इंटरेस्ट्स हैं ऑटोमोबाइल्स, वाइन्स एंड स्पिरिट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। वो चाहते हैं कि भारत इन चीजों पर अपना आयात शुल्क कम करे। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी मुद्दा है। बिल्कुल, EU मजबूत IPR की भी मांग कर रहा है, खासकर दवाइयों के क्षेत्र में, जिसका भारत विरोध करता है क्योंकि इससे हमारी जेनेरिक ड्रग इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा। और एक और बड़ा मुद्दा है सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स, जिसमें EU चाहता है कि व्यापार समझौते में श्रम और पर्यावरण के मानक भी शामिल हों, जिसका भारत पारंपरिक रूप से विरोध करता रहा है। जी।
क्योंकि उसे लगता है कि इन मानकों का इस्तेमाल व्यापार में बाधा डालने के लिए किया जा सकता है। तो इस गतिरोध को तोड़ने का रास्ता क्या हो सकता है, खासकर सीबैम जैसे मुद्दे पर? भारत को एक संतुलित डील करनी होगी। सीबैम पर भारत एक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग लिंकेज का प्रस्ताव रख सकता है। ये क्या है? इसका मतलब है कि भारत में जो कंपनियां कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए कार्बन सर्टिफिकेट्स कमाती हैं, उन्हें ईयू में मान्यता दी जाए और भारतीय निर्यातक उन सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल करके सीबीएम टैक्स को ऑफसेट कर सकें। ये एक बीच का रास्ता हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से ही जुड़ी एक और खबर है जो भारतीय डायस्पोरा, खासकर छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने भारतीय छात्रों के लिए एक बहुत ही सख्त एडवाइजरी जारी की है। जी, और इस एडवाइजरी की भाषा बहुत ही कड़ी है। इसमें साफ कहा गया है कि अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने जैसे बिना इजाजत के काम करना या वीजा की अवधि से ज्यादा रुक जाना के गंभीर परिणाम होंगे। क्या परिणाम? इसमें वीजा रिवोकेशन मतलब वीजा रद्द करना, डिपोटेशन यानी देश निकाला, और भविष्य में अमेरिका में प्रवेश पर स्थायी प्रतिबंध भी शामिल है। और एक लाइन पे बहुत जोर दिया गया है। हाँ, एडवाइजरी में एक बात पर जोर दिया गया है, अ यूएस वीजा इज अ प्रिविलेज नॉट अ राइट। मतलब अमेरिकी वीजा एक विशेषाधिकार है, कोई अधिकार नहीं। ये क्या कारण है? यह अमेरिका में अवैध आप्रवासन और वीजा धोखाधड़ी पर चल रही एक व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है। पिछले कुछ समय में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां छात्र F1 स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका जाकर नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से काम करते पाए गए। F1 वीजा के नियम क्या हैं? F1 वीजा के नियम बहुत सख्त हैं। छात्र हफ्ते में सिर्फ 20 घंटे, और वो भी सिर्फ ऑन कैंपस काम कर सकते हैं। इसका भारतीय छात्रों पर और भारत अमेरिका संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिका में 2.5 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र पढ़ते हैं, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर का योगदान करते हैं और एक पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बनाते हैं। बिल्कुल। इस तरह की कठोर भाषा अमेरिका की सॉफ्ट पावर को प्रभावित कर सकती है। हो सकता है कि भारतीय छात्र अब यूके, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे देशों को प्राथमिकता देने लगें। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो भारत के लिए सकारात्मक हो सकता है। वो क्या है? ये ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलने का मौका भी हो सकता है। अगर अमेरिका में नियम बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं और प्रतिभाशाली भारतीय छात्र और पेशेवर भारत वापस लौटते हैं, और अगर हम उन्हें यहाँ एक अच्छा इकोसिस्टम यानी काम करने का अच्छा माहौल दे पाते हैं, तो ये भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। अब पर्यावरण के मुद्दे पर वापस आते हैं, जहां एक संस्था की विफलता पर न्यायपालिका ने कड़ा रुख अपनाया है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM को बहुत बुरी तरह फटकार लगाई है। जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने CAQM के अनसीरियस यानी अगंभीर रवैये की तीखी आलोचना की है। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने CAQM को एक लॉन्ग टर्म सेक्टोरल एक्शन प्लान पेश करने के लिए 2 महीने का समय देने से साफ इनकार कर दिया और सिर्फ 2 हफ्ते यानी 21 जनवरी तक की सख्त डेडलाइन दी है। 2 हफ्ते? हाँ, कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण के मुख्य स्रोतों की सटीक पहचान कर एक स्थायी समाधान की योजना पेश की जाए। CAQM को तो बनाया ही इसीलिए गया था कि प्रदूषण की समस्या का एक स्थायी समाधान निकाला जा सके। जी, तो फिर ये संस्था विफल क्यों हो रही है? पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं। CAQM की स्थापना कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्ट 2021 के तहत की गई थी। ये एक सांविधिक निकाय स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसने EPCA की जगह ली थी, है ना? हाँ, इसने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई EPCA एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी की जगह ली थी। इस कमीशन को बहुत व्यापक शक्तियां दी गई हैं। ये राज्यों को निर्देश दे सकता है और उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना भी लगा सकता है। लेकिन इन शक्तियों के बावजूद दिल्ली की हवा हर सर्दी में सिवियर कैटेगरी में पहुंच जाती है। बिल्कुल। तो ये एक तरह से इंस्टीट्यूशनल फेलियर का मामला है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप दिखाता है कि एग्जीक्यूटिव मशीनरी यानी कार्यपालिका इस समस्या से निपटने में पूरी तरह फेल हो गई है। कोर्ट किस बात पर सबसे ज्यादा नाराज था? कोर्ट ने जिस बात पर सबसे ज्यादा नाराजगी जताई वो ये है कि CAQM अभी तक सोर्स अपॉर्शनमेंट पर एक आम सहमति बनाने में भी नाकाम रहा है। सोर्स अपॉर्शनमेंट मतलब ये वैज्ञानिक रूप से पता लगाना कि दिल्ली के प्रदूषण में किस स्रोत का, जैसे गाड़ियां, उद्योग, पराली, कितना प्रतिशत योगदान है। जब तक आपको समस्या का मूल स्रोत ही नहीं पता, आप समाधान कैसे करेंगे? सही बात है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को जुडिशियल एक्टिविज्म कह सकते हैं? हाँ, ये कंटिन्यूइंग मैंडेमस का एक क्लासिक उदाहरण है। कंटिन्यूइंग मैंडेमस
ये एक न्यायिक उपकरण है जहां कोर्ट किसी मामले को पूरी तरह से बंद नहीं करता, बल्कि उसे खुला रखता है ताकि वो समय समय पर अपने आदेशों के क्रियान्वयन की निगरानी कर सके। कोर्ट एक तरह से एग्जीक्यूटिव की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। कोर्ट ने एक सेक्टोरल अप्रोच अपनाने पर भी जोर दिया है। इसका क्या मतलब है? कोर्ट ने कहा है कि आप प्रदूषण को एक अकेली समस्या की तरह मत देखिए, इसे सेक्टर्स में बांटिए और हर सेक्टर के लिए अलग योजना बनाइए। जैसे? पहला सेक्टर ट्रांसपोर्ट। इस पर सीजीआई ने एक बहुत ही तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, कार हैज बिकम अ स्टेटस सिंबल, रिच पीपल शुड ऑल्सो सैक्रिफाइस। मतलब कार एक हैसियत का प्रतीक बन गई है, अमीर लोगों को भी त्याग करना चाहिए। दूसरा सेक्टर? दूसरा सेक्टर इंडस्ट्री। उद्योगों से निकलने वाले उत्सर्जन के मानकों का सख्ती से पालन हो। और तीसरा सेक्टर एग्रीकल्चर, यानी पराली जलाना। लेकिन इस पर कोर्ट ने एक बहुत ही दिलचस्प अवलोकन किया। वो क्या था? कोर्ट ने कहा कि कोविड लॉकडाउन के दौरान जब पंजाब और हरियाणा में पराली जल रही थी, तब भी दिल्ली का आसमान साफ था। इसका मतलब ये हो सकता है कि प्रदूषण का मुख्य कारण साल भर चलने वाले स्रोत हैं, यानी ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री, जबकि पराली जलाना एक मौसमी समस्या है जो पहले से खराब हवा को और खतरनाक बना देती है। चलिए, अब जल्दी से प्रीलिम्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं। हर तथ्य को हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे। बिल्कुल। पहला तथ्य है पिनाका वेपन सिस्टम। पिनाका यह डीआरडीओ द्वारा विकसित एक स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी शूट एंड स्कूट क्षमता है। मतलब यह बहुत तेजी से रॉकेट दागकर अपनी जगह बदल सकता है ताकि दुश्मन के जवाबी हमले से बच सके। और ये हाल में खबरों में क्यों था? हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम्स को इसके ओवरहॉल यानी मरम्मत और अपग्रेडेशन का बड़ा ऑर्डर मिला है, जो रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है। दूसरा UNFCCC, जैसा हमने विस्तार से चर्चा की, ये 1992 के रियो अर्थ समिट में अपनाई गई मूल जलवायु संधि है। अमेरिका हाल ही में इससे हट गया है, जो एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना है। तीसरा तथ्य सेंसस एक्ट 1948 ये भारत में जनगणना का कानूनी आधार है। इसका सेक्शन 15 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जनगणना में दी गई व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता की गारंटी देता है। मतलब उस जानकारी को कहीं और इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाँ, और ये भी कहता है कि इस जानकारी को किसी भी अदालत में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है। चौथा CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये यूरोपियन यूनियन का एक टूल है जो कार्बन सघन आयातों पर टैक्स लगाता है। ये इंडिया EU FTA वार्ता में एक बहुत बड़ा और विवादास्पद मुद्दा है। पांचवा तथ्य संविधान हत्या दिवस। ये 25 जून को मनाया जाता है। ये उस दिन की याद में है जब 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाया गया था, जिसे भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय माना जाता है। छठा स्किल इंडिया प्रोग्राम SIP। यह एक पुनर्गठित केंद्रीय क्षेत्र की योजना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें 3 प्रमुख योजनाओं को मिला दिया गया है: PMKVY 4.0, NAPS यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम और जन शिक्षण संस्थान JSS। सातवां तथ्य इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। ये भारत और फ्रांस की एक संयुक्त पहल है, जिसे 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, भारत में है। और इसका उद्देश्य कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित देशों को सौर ऊर्जा में सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करना है। आठवां एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC रूल्स 2023। ये नियम प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत बनाए गए हैं। ये नियम कहता है कि आवारा कुत्तों को मारने के बजाय उनकी नसबंदी, स्टेरिलाइजेशन करके उन्हें उसी इलाके में वापस छोड़ा जाना चाहिए जहां से उन्हें पकड़ा गया था। इसमें हाल ही में कोई बदलाव हुआ है? हाँ, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक अपवाद बनाया है और कहा है कि इंस्टीट्यूशनल एरियाज जैसे अस्पतालों या स्कूलों से उन्हें हटाया जा सकता है। नौवां तथ्य मिथुन सरकार। ये नाम हाल ही में बांग्लादेश में हुई सांप्रदायिक हिंसा के संदर्भ में समाचारों में था। मिथुन सरकार उस हिंसा के शिकार हुए जो पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और उनकी सुरक्षा के मुद्दे को उजागर करता है। और 10वां और आखिरी तथ्य महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज पॉलिसी 2025। इस नीति को हाल ही में महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसका महत्वाकांक्षा लक्ष्य 2030 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। अब मेंस के लिए 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों
और उनके मॉडल उत्तर की रूपरेखा पर चर्चा करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अभ्यर्थी सिर्फ जानकारी न जाने बल्कि उसे एक अच्छे उत्तर में ढालना भी सीखें। बिल्कुल। पहला प्रश्न जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से है। अमेरिका का यूएनएफसीसीसी जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ढांचों से हटना नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था की नाजुकता को रेखांकित करता है। ग्लोबल साउथ पर इसके प्रभावों का विश्लेषण करें, विशेषकर भारत के जलवायु लक्ष्यों के संदर्भ में। इस प्रश्न के उत्तर की संरचना कैसी होनी चाहिए? इंट्रोडक्शन में क्या लिखें? देखिए, इंट्रोडक्शन में सीधे मुद्दे पर आना है। अमेरिका के हालिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का उल्लेख करें और बताएं कि कैसे यह कदम अमेरिका फर्स्ट की नीति को बहुपक्षवाद, मल्टीलैटरलिज्म और ग्लोबल कॉमन्स के संरक्षण के ऊपर रखता है। और बॉडी में? बॉडी को 2 भागों में बांटना चाहिए। बॉडी 1 में ग्लोबल साउथ पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों का विश्लेषण करें। इसमें क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं? से एडेप्टेशन और मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। दूसरा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में बाधा। और तीसरा, एक खतरनाक डोमिनो इफेक्ट का खतरा, जहां दूसरे विकसित देश भी अपने वादों से मुकर सकते हैं। और बॉडी का दूसरा भाग भारत पर केंद्रित होना चाहिए? हाँ, बॉडी 2 में भारत पर पड़ने वाले विशिष्ट प्रभावों का विश्लेषण करें। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होने चाहिए। नकारात्मक क्या होगा? नकारात्मक पक्ष ये है कि भारत जैसे बड़े विकासशील देशों पर उत्सर्जन कम करने का दबाव और बढ़ेगा। क्लाइमेट फाइनेंस का जो वादा था वो पूरा नहीं होगा। और सकारात्मक पक्ष ये है कि ये भारत के लिए नेतृत्व करने का एक अवसर भी है। भारत आईएसए और सीडीआरआई कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अपने नेतृत्व वाले वैश्विक पहलुओं को और मजबूत कर सकता है। और कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? कंक्लूजन भविष्योन्मुखी होना चाहिए। इस बात पर जोर दें कि अब दुनिया को क्लाइमेट मल्टीपोलैरिटी की आवश्यकता है, जहां जलवायु कार्रवाई किसी एक देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर न हो। साउथ साउथ कॉपरेशन और भारत की नेतृत्वकारी भूमिका का आह्वान करते हुए उत्तर समाप्त करें। बहुत बढ़िया। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं, जो जीएस पेपर 1 सोसाइटी और गवर्नेंस दोनों से जुड़ा है। डिजिटल सेंसस 2027 के महत्व की डेटा गवर्नेंस और सामाजिक नियोजन के संदर्भ में चर्चा करें। जातीय जनगणना को शामिल करना सकारात्मक कार्यवाही, अफर्मेटिव एक्शन के परिदृश्य को कैसे बदलता है? इसके इंट्रोडक्शन में सेंसस 2027 की 3 मुख्य विशेषताएं बताएं। यह डिजिटल है, इसमें सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा है और इसमें कास्ट इंक्लूजन है। और इसके महत्व वाले हिस्से में क्या लिखें? इसका इस्तेमाल यहां सेंसस एज अ सर्विस CAAS के कॉन्सेप्ट का उल्लेख जरूर करें। ठीक है। और प्रश्न के दूसरे भाग जातीय जनगणना वाले हिस्से को कैसे एड्रेस करें? दूसरे भाग में जातीय जनगणना के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करें। बताएं कि यह 1931 के बाद पहली बार होगा। इसके 2 मुख्य प्रभाव क्या होंगे? पहला, यह ओबीसी सब कैटेगराइजेशन जस्टिस रोहिणी आयोग के संदर्भ में के लिए ठोस अनुभवजन्य डेटा प्रदान करेगा, जिससे एफर्मेटिव एक्शन को ज्यादा लक्षित बनाया जा सकेगा। दूसरा, यह आरक्षण पर लगी 50% की सीमा इंदिरा सोहनी जजमेंट के संदर्भ में को एक बड़ी कानूनी और राजनीतिक चुनौती देगा। और इसका कंक्लूजन में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। लिखें कि यह जनगणना एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के लिए एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसके साथ ही डेटा गोपनीयता और इसके राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए दुरुपयोग की बड़ी चुनौतियां भी हैं। इसलिए इस संवेदनशील डेटा को बहुत सावधानी से संभालने की आवश्यकता है। और अब समय है आज के क्विज का। मैं सवाल पूछूंगी और आप हमें सही जवाब और उसका विस्तृत विश्लेषण देंगे। बिल्कुल। प्रश्न 1, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। 2, इसके पास प्रदूषकों से पर्यावरणीय मुआवजा लगाने और वसूलने की शक्ति है। 3, इसका अधिकार क्षेत्र केवल NCT ऑफ दिल्ली तक ही सीमित है। इनमें से कौन सा से कथन सही है? A, केवल 1, B, केवल 2, C, 2 और 3, D, 1, 2 और 3। सही जवाब है B, केवल 2। इसका विश्लेषण भी बताइए। इसका विश्लेषण समझते हैं। कथन 1 गलत है क्योंकि CAQM की स्थापना कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्ट 2021 के तहत हुई थी, ना कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत।
अच्छा, इसका अपना अलग कानून है। जी। कथन 3 भी गलत है, क्योंकि इसका अधिकार क्षेत्र सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों तक है। और कथन 2 सही है। हाँ, कथन 2 बिल्कुल सही है। CAQM एक्ट का सेक्शन 12 12वां इसे उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरणीय मुआवजा लगाने और वसूलने की शक्ति देता है। प्रश्न 2, भारत की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। 1. जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। 2. 2027 की जनगणना नागरिकों द्वारा सेल्फ एन्यूमरेशन की अनुमति देने वाली पहली जनगणना होगी। 3. आजादी के बाद से हर जनगणना में जातिगत डेटा एकत्रित किया गया है। इनमें से कौन सा से कथन सही है? A 1 और 2, B 2 और 3, C 1 और 3, D 1, 2 और 3। सही जवाब है 1 और 2। इसमें कथन 3 गलत क्यों है? कथन 3 गलत है। आज़ादी के बाद 1951 की जनगणना से ही सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का डेटा एकत्रित किया जाता रहा है। अन्य जातियों का डेटा संग्रह 1931 के बाद बंद कर दिया गया था। ठीक है। प्रश्न 3, पिनाका प्रणाली जो अक्सर समाचारों में देखी जाती है क्या है? A एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली, B एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली, C एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान, D एक परमाणु संचालित पनडुब्बी। सही जवाब है बी, एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली। पिनाका DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL है। ये 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। इसका नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक पर रखा गया है। प्रश्न 4, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM निम्नलिखित में से किससे संबंधित एक पहल है? A आसियान, B यूरोपियन यूनियन, C G20, D OECD। सही जवाब है बी, यूरोपियन यूनियन। CBAM, जैसा हमने आज विस्तार से समझा, कार्बन सघन आयातों पर कर लगाने के लिए यूरोपियन यूनियन का एक उपकरण है जिसका उद्देश्य कार्बन लीकेज को रोकना है। और हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न 5, हाल ही में किस राज्य ने अपनी उद्योग निवेश और सेवा नीति 2025 के माध्यम से $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य घोषित किया है? A गुजरात, B तमिलनाडु, C महाराष्ट्र, D उत्तर प्रदेश। सही जवाब है सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कैबिनेट ने हाल ही में इस नीति को मंजूरी दी है जिसका लक्ष्य 2030 तक राज्य की GSTP को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना है, जिससे वो भारत का पहला $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन जाएगा। तो ये थी आज की सबसे जरूरी खबरें और उनका विस्तृत विश्लेषण। आज के की टेकअवेज पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला, अमेरिका का UNFCCC से हटना सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम नहीं है, बल्कि ये वैश्विक जलवायु शासन की नींव पर हमला है, जिससे नेतृत्व का एक शून्य पैदा हो गया है। दूसरा, भारत का पहला डिजिटल सेंसस 2027 शासन में क्रांति ला सकता है, लेकिन जातीय जनगणना को शामिल करना एक दो-धारी तलवार है जो सामाजिक न्याय को आगे बढ़ा सकती है, लेकिन राजनीतिक ध्रुवीकरण का खतरा भी पैदा करती है। तीसरा, दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख ये दिखाता है कि जब कार्यकारी संस्थाएं जैसे CAQM विफल होती हैं, तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है। चौथा, इंडिया EU FTR वार्ता एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां CBAM और बाजार पहुंच जैसे मुद्दे एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। और प्रीलिम्स के लिए पिनाका सिस्टम, सेंसस एक्ट 1948 के प्रावधान और CAQM की कानूनी स्थिति जैसे तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुनो लो UPSC को। 299 रुपये मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।